अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 का आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। जो उस चैप्टर का नाम क्या है तो ग़ुबार खातिर। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपको ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्टिव में हो, उसमें आपको हमेशा क्वेश्चन आता है। इसलिए कि इसके जो राइटर हैं वो ऐसे राइटर हैं जो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस दौर में वो उनका बहुत बड़ा कारनामा था, बहुत मेहनतें, बहुत मशक्क़तें की थी। और आपके हिंदुस्तान के जो सबसे पहले वज़ीर तालीम, जिसको हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं या फिर शिक्षा मंत्री कहते हैं, वो कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए कि आपके जो चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है वो क्या है, वो खत है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो आपका जो चैप्टर अफसाना था, मजमून है, खाका है, इंशाया है, ये सब खत्म हो चुका है। लगभग आपका जो जो चैप्टर था अफसाना, मजमून, इंशाया, ये सब खाका, ये सब खत्म हो चुका है। और आपको 1 to 10, ये समझ लीजिए 1 to 10 नहीं बल्कि 1 to 11 चैप्टर तक आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर पूछता है। इसलिए हमारे ख्याल से आप लोग पहला चैप्टर से लेकर कम से कम आपको 11वां चैप्टर तक जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसलिए कि उस चैप्टर में आपको 1 to 11 तक जो है उसमें आपको खाका भी है, मजमून है, इंशाइया है, अफसाना है, दास्तान है, ये सब है। अगर आप इसका मुताला कर लेते हैं तो अप्रोक्स आपको 85 प्लस जो है आपको नंबर आराम से आ जाएगा। इसके बाद वाला जो है आपको अब जो है 11वां चैप्टर के बाद जो है आपको नज्म स्टार्ट होगा। उस नज्म में आपको बहुत से बहुत आपको राइटर के बारे में पूछ देगा और राइटर के एक दो शेर अशार वगैरह पूछ देंगे। उसके बाद गज़ल स्टार्ट होगा। ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम लोग मज़ीद मुताला जो आपके बुक में दिया हुआ है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी एहसान दानिश का है, उसके बाद इंटरव्यू है, क्वारंटाइन है, उसके बाद आपको रजब अली बेग साहब का बहुत सारा खुद नविश्त है, इस सबको भी पढ़ेंगे, उससे भी ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम क्या है तो ग़ुबार खातिर है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इससे बैक वाला जो चैप्टर था वो क्या था, एक अफसाना जिसको हम लोग छोटी कहानी कहते हैं, वो उस कहानी का नाम क्या था, उसके राइटर कौन थे, तो उसके बारे में 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर की जो VVI चैप्टर है इसके बारे में जानेंगे और आप लोग इस चैप्टर का अच्छी तरीके से मुताला कर लीजिएगा। ये कंफर्म है कि इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ग़ुबार खातिर, उससे हमेशा आपको क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्टिव में हो। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से इस चैप्टर की तैयारी जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो इससे बैक वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, वो अफसाना था और उसके जो राइटर थे वो अफसाना का नाम क्या था तो इब्राहिम सुक्का एक शख्स का नाम था। उसके जो राइटर थे सलाम बिन रज़ाक साहब थे। सलाम बिन रज़ाक एक अपनी ज़िंदगी में वो एक अच्छे पोस्ट पे टीचर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारे, फिर उनका तबादला होता गया और वो इंस्पेक्शन ऑफिसर बन गए हैं टीचर ही लाइन में, जैसे कि स्कूल वगैरह की जांच वगैरह करने के लिए जाते हैं। तो ये कहानी जो है इब्राहिम सुक्का जो कहानी है, सलाम बिन रज़ाक साहब की कहानी का जो मौजू रहता था ज़्यादातर गरीब तबका लोगों के ऊपर, उनकी इस्तेहसाल, जिसको दुनिया ने, कुदरत ने या फिर लोगों ने परेशान किया हो या लोगों की परेशानियों से मजबूर हो, उनको सलाम बिन रज़ाक साहब अपना मौजू, अपना टॉपिक बनाया करते थे। सलाम बिन रज़ाक साहब जिस गांव में वो पढ़ाते थे, जिस गांव में उनकी नौकरी थी, उसी गांव की कहानी थी। उस गांव का नाम था धोरन। वहाँ 4वीं जमात तक, 4वीं क्लास तक एक स्कूल चलती थी, वहीं वो पढ़ाते थे। उसी गांव में पहले के दौर में लोग
پانی وغیرہ جو پیتے تھے تو اس پانی پینے میں جو ہے پہلے ہینڈ پائپ کل وغیرہ نل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو لوگ کنواں وغیرہ سے پانی پیتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو کنواں کا پانی پینے کی وجہ سے ایک بیماری پھیل گئی تھی جس میں آپ کو ہاتھ پاؤں وغیرہ ٹیڑھا وغیرہ ہو جاتا تھا۔ اسی گاؤں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابراہیم، وہ سقہ گیری کرتا تھا، جس کو ہم لوگ بھشتی بھی کہتے ہیں۔ سقہ مطلب یہ ہوتا ہے پانی پلانے والا، اور اس کو لوگ ابو کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ایک غریب طبقے کا بچہ تھا، لڑکا تھا، ایک نوجوان، جو اپروکس سلام بن رزاق صاحب بولتے ہیں کہ 20 سے 25 سال کا لڑکا تھا، اور ان کو عشق ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے ایک مالدار ایک بڑے گھرانے کی لڑکی سے، اور دونوں وہ لڑکی بھی انہیں بہت چاہتی ہے، کس کو؟ ابراہیم سقہ کو، یہ بھی بہت چاہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے پیار کو یہ اظہار نہیں کر پاتی۔ ان کی جو ہونے والی معشوقہ رہتی ہے وہ اپنے پیار کو اظہار اس لیے نہیں کر پاتی ہے کہ وہ اپنے گھر والے، اپنے فیملی وغیرہ یہ سب سے ڈرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے پیار، اپنے عشق کو اظہار اس لیے نہیں کر پا رہا تھا کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا بہت ویک تھا، جس کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں۔ آخرکار یہ قصہ، یہ کہانی اس دہلیز پر پہنچتی ہے کہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے، یا پھر ان کے بھائی انہیں مجبور کر کے مار دیتا ہے، اور جب وہ لڑکی کے انتقال ہونے کے بعد ابراہیم سقہ وہ ان کی قبر پہ جا کے اپنی جان کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ کہانی تھا۔ آج ہم لوگ جو پڑھیں گے، تو آج ہم لوگ کا جو ٹاپک ہے، ہم لوگ کا جو چیپٹر ہے، وہ ہے چیپٹر نمبر 11، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں غبار خاطر۔ غبار خاطر کیا ہے؟ تو خط ہے۔ خط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو بتاتے تھے، خط مطلب ہوتا ہے تبادلے خیالات۔ تبادلے خیالات مطلب یہ ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی زبان میں یہ سمجھیں گے، اپنی بات چیت کو کسی دوسرے کے سامنے رکھنے کو ہم لوگ خط کہتے ہیں، جو آپ کے سامنے نہ ہو۔ جو ابھی کے دور میں جیسے کہ ہم لوگ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ سے کیسے کالنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، میسج کے ذریعے جو بات کرتے ہیں، اسی کو پہلے کے دور میں خط وغیرہ کہا جاتا تھا۔ خط کا دوسرا نام مکتوب نگاری بھی ہے۔ یہ آپ لوگ کلاس 10 میں بھی پڑھے ہوں گے مکتوب نگاری میں، جیسے مرزا غالب صاحب کا کرامت حسین کرامت حمدانی، عبدالغفور شہباز کا جو ہے اپنی بیٹی سغرا کے نام، اور اس کے بعد جو ہے مہدی افادی کا ہے، اس کے بعد سید کرامت حسین حمدانی وغیرہ، یہ سب آپ لوگ کلاس 10 میں بھی پڑھے، لیکن کلاس 12 میں آپ کو ایک ہی خط ہے، وہ ہے غبار خاطر۔ اس میں 3 خط انکلوڈ ہے، ملایا ہوا ہے۔ غبار خاطر کتنے خطوط تھے؟ تو غبار خاطر میں 24 خط تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو خط ہے قلعہ احمد نگر جیل میں جب مولانا ابوالکلام آزاد کو قید کیا گیا ہوا تھا، تو اس سمے یہ خط لکھی گئی تھی، لگ بھگ آپ کو 24 خط لکھی گئی تھی، اور یہ خط جس کے نام سے لکھا گیا تھا ان کے ایک دوست تھے مولانا کرامت حسین کرامت، ایسے کر کے مولانا حبیب الرحمن شیروانی، ان کے دوست تھے، ان کا نام تھا مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے نام غبار خاطر کے نام سے جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد اپروکس لگ بھگ 24 خط لکھے تھے، لیکن یہ خط ان کے پاس نہیں پہنچ پایا، اس لیے کہ یہ تو قید خانے میں تھے، جیل میں تھے، قلعہ احمد نگر جیل میں تھے۔ اور پہلا یہ واقعہ ہے کہ جن کے نام خط لکھا گیا ہو اور وہ آدمی نہ پڑھے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ان کے پڑھنے سے پہلے پوری دنیا اس کو پڑھ لے۔ جب اس سمے 1942 کا وقت تھا، 1942 میں یہ خط لکھی گئی تھی، اس سمے دیش آزاد ہونے کا ہنگامہ، ہمہ گمی وغیرہ یہ سب تھا، تو جس کی وجہ سے دیش جب آزاد ہو گیا، اپنا ہندوستان آزاد ہو گیا 1947 عیسوی میں، تب جب یہ خط وغیرہ جب نکلا باہر قلعہ احمد نگر جیل سے، تو یہ 24 خط کو جب مولانا ابوالکلام آزاد کا جو خط تھا، تو اس کو سوچا گیا کہ اس کو شائع کیا جائے۔ جب ان کو شائع کیا گیا تو لوگ انہیں پڑھے اور ان سے مستفید ہوئے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد اپنے جو قید خانے میں قلعہ احمد نگر جیل میں 1942 عیسوی میں یہ سب میں تھے، تب وہ یہ خط لکھے تھے۔ آپ کو
क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि गुबार खातिर के राइटर कौन है, ये जो चैप्टर है इनके मुसन्निफ कौन है। तो गुबार खातिर के मुसन्निफ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा ये है कि आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या है, तो फिरोज बख्त है। तीसरा ये है कि इनका तारीखी नाम क्या है, तो मुहीउद्दीन है। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लेकिन अब हम लोग जो चैप्टर में आपकी जो बुक में है जिससे वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे, मालूम करेंगे, एजुकेशन लेंगे। आपके खत के बारे में बता दिए हैं। इनका जो 3 खतूत है, तो पहला जो 2 खत जो है, एक खत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके बुक के एतबार से, एक खत में वो चाय के बारे में बताए हुए हैं, दूसरे खत में अपने अहलिया के इंतकाल और उनसे नाराज़गी के बारे में बताए हुए हैं। और ये सब खत में जो है मेन जो खत था वो किसके नाम पे लिखे थे, वो अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान शिरवानी के ऊपर लिखे थे। अब हम लोग बुक की तरफ चलेंगे कि इसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए और कहाँ से आए हिंदुस्तान में, इनके वालिद का नाम क्या था, इनका तदरीसी करियर क्या था, इस सब के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये चैप्टर नंबर 11 है। बुक का नाम तो आपको मालूम है, कहकशादों। और आपका जो मौजू है आज आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो गुबार खातिर है। गुबार खातिर क्या है, तो ये एक खत है जिसको हम लोग मकतूब निगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मकतूब निगारी। तीसरा ये है कि आपको मकतूब निगारी हो गया। और इसके जो राइटर हैं, मुसन्निफ है, कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आप कहीं भी देखिएगा, आप अपने गांव मोहल्ले या चौक वगैरह में देखिएगा कि मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक या फिर आज़ाद चौक, ऐसे करके जो भी चौक का नाम रहता है वो किनके नाम से रहता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से ही रहता है। एक पूरी इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है जो उर्दू वगैरह में आपको ग्रेजुएशन पीजी वगैरह ये सब कराया जाता है, जिसका नाम है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी। समझ गए, जिससे आपको डिस्टेंस से आपको बीए एमए और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग आपको एजुकेशन के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी से आप पढ़ सकते हैं। आइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ये इस चैप्टर के मुसन्निफ हैं, राइटर हैं। इनका असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम है मुहीउद्दीन है और तारीखी नाम फिरोज बख्त है। असल नाम मुहीउद्दीन है, तारीखी नाम इनका फिरोज बख्त है। इनकी पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश आपको 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई। मक्का मुकर्रमा में इनकी 1888 ईस्वी में पैदाइश हुई। और मक्का मुकर्रमा कहाँ है, तो आपको मालूम होगा, मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में है। इनके वालिद साहब का नाम क्या है, तो इनके वालिद का नाम है मौलाना खैरुद्दीन। मौलाना खैरुद्दीन ये अपने दौर के बहुत बड़े टीचर थे, जिसको हम लोग तदरीस करते हैं या फिर मुदर्रिस भी कह सकते हैं, जिसको उर्दू में मुअल्लिम भी कहा जाता है। तो ये अपने दौर के मुदर्रिस थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान में कब आए, तो देखिए बचपन ही में वालिद के साथ हिंदुस्तान में आए। वो हिंदुस्तान के कलकत्ता शहर में आ गए और वहीं बसे रहे और इनकी वफात भी आपको हिंदुस्तान ही में हुई। तालीम इनका एजुकेशन जो था, तो इब्तदाई में वो पहले तो अपने वालिद साहब से भी तालीम हासिल किए थे, फिर भी उनके बाद मौलाना की तालीम जो थे, देखे तो मौलवी याकूब साहब से भी उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, मौलवी नज़ीरुल हसन से, उसके बाद मौलाना मौलवी सआदत अली से इन्होंने तालीम हासिल की। और ये तदरीसी करियर, पढ़ाने का जो टीचिंग लाइन था, वो 15 साल की उम्र ही में इन्होंने इनके वालिद के कहने पे, इनके वालिद के पास एक मदरसा था, वो मदरसे में पढ़ाते थे, इनका अपना मदरसा था। तो इन्हीं मदरसे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो वालिद साहब थे वो पढ़ाते थे। और उसी मदरसा के 15 साल के बाद जब ये फरागत हो गए, जब मौलाना बन गए, तो उनके वालिद साहब इनको पढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी इनको सौंप दिए और बखूबी ईमानदारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब इसको संभाले। 15 साल की उम्र से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पढ़ाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद खत किताबत, शेर व शायरी वगैरह करना शुरू कर दिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो एक सादा मिजाज के थे और इन्हें खेल कूद वगैरह ये सब जो है लहो लईब ये सब से
वो पाक थे, इन्हें हमेशा किताब वगैरह मुताला करने का ज़्यादा शौक़ था, और जिनकी वजह से वो अच्छे जानकार और जय्यद आलिम, बहुत बड़े जानकार, बहुत बड़े मौलाना भी थे। वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 15 साल की उम्र में ख़त किताबत वगैरह करना शुरू कर दिए और 15 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिए। इनकी शादी किससे हुई? तो इनकी शादी आपको देखिए जुलेखा बेगम से 1906 से 7 ईस्वी के बीच में हुई थी। उसके बाद 1908 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल हो गया, इनके फादर का डेथ हो गया। फिर उसके बाद जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तुर्की जैसे ममालिक, तुर्की, मिस्र, इराक जैसे ममालिक का सफ़र किए। उसके बाद वो वहाँ गए और वहाँ के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में और वहाँ से एजुकेशन वगैरह लिए। इनके अखबार का नाम क्या था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार का नाम था, एक आपको हमेशा पूछा जाता है, एक अखबार था अल हिलाल, जो 1912 ईस्वी में कलकत्ता से निकला। ठीक है, फिर इसे जो है 1914 ईस्वी में बंद कर दिया गया, इसलिए कि इसमें जो अखबार में जो टॉपिक, जो मौजू वगैरह छपती थी वो हिंदुस्तान के मुसलमान या फिर हिंदुस्तान के लोगों के हित में रहते थे, और इससे अंग्रेज़ों को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी, दिक्कतें होती थी कि ये आज़ादी के खिलाफ, मतलब आज़ादी के लिए अपने टॉपिक को छाप रहे हैं, तो इनको बंद कर दिया गया अल हिलाल को। फिर उसके बाद उसका बदल, मतलब अल हिलाल की जगह फिर अल बलाग जो है 1915 ईस्वी में शाये किया गया। अल बलाग के नाम से अखबार का नाम था, तो अल बलाग के नाम से शुरू हुआ और ये भी कुछ दिनों तक चला, कुछ सालों तक। फिर इसे 1916 से 17 ईस्वी में इसे भी बंद कर दिया गया। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है नज़रबंद करके इनको देखिए 1915-1916 में इनको नज़रबंद कर दिया गया और 1920 तक वो नज़रबंद रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नज़रबंद समझते हैं, जो जहाँ कैद वगैरह कर दिया जाए, या फिर अगर आपको जिस घर में कैद कर दिया जाए उससे आपको निकलना नहीं, उसी को नज़रबंद कहते हैं। तो नज़रबंद कब हुए थे? तो अप्रैल 1916 से लेकर वस्त मतलब दरमियान, समझ गए? तो वस्त जनवरी मतलब दरमियान की जनवरी में, जनवरी मतलब 15, 16, 17 जनवरी को 1920 ईस्वी तक तकरीबन 44 महीने तक वो रांची में नजरबंद रहे। कहाँ? वो रांची, जो अभी झारखंड में है, पहले बिहार ही में था। ठीक है, रांची में वो नजरबंद रहे। फिर उसके बाद वो जब आए तो फिर आज़ाद हिंदुस्तान जब वहां से निकले तो फिर 1923 ईस्वी में वो कांग्रेस के सदर बने, और उस वक्त के जो कांग्रेस के जो सदर थे, पहले ये शख्स थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर बने थे। देखिए सदर समझते हैं मेन, कांग्रेस के सदर महज 35 बरस की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में कांग्रेस के सदर बने। फिर 1940 से 46 ईस्वी तक 5 साल तक वो भी सदर रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और वजीर तालीम। और देश आज़ाद होने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, और जब तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिंदा थे उस वक्त तक वो एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम के पोस्ट पर रहे, और उन्हीं का तालीम का जो रूल रेगुलेशन है जो अभी चल रहा है, कुछ न कुछ उससे मिलता जुलता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब तक जिंदा थे वब तक वो एजुकेशन मिनिस्टर, तालीम या शिक्षा मंत्री थे। उनकी जब वो वफात हो गए, फिर अपने जब वफात हो गए तो बात ही खत्म हो गई। तो वो वजीर तालीम, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री थे। इनकी वफात कब हुई? थी इनकी वफात 1958 ईस्वी में हुई। 22 फरवरी को 1958 ईस्वी में इनकी वफात हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ये ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में फुल डिटेल्स हो गया। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से जो आपको वीवीआई क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है। चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गुबार खातिर में कितने खतूत हैं। पहला क्वेश्चन तो वो 24 खतूत है।
ठीक है। दूसरा गुबार खातिर का राइटर कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीखी नाम क्या है, तो तारीखी नाम आप यहाँ देखिए, तारीखी नाम फिरोज बख्त है। असल नाम क्या है, मुहीउद्दीन है। उनके फादर का नाम क्या है, तो मौलाना खैरुद्दीन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। वो कब बने थे, तो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद वो एजुकेशन मिनिस्टर बने। दूसरा ये कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन से ईस्वी में आपको कांग्रेस के सदर बने थे, तो एक 1923 ईस्वी में बने थे। फिर 1940 से 46 ईस्वी में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सदर बने थे, महज 35 साल की उम्र में। उस वक्त में सबसे कम उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे जो कांग्रेस के सदर बने थे। तीसरा ये कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ देगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार का नाम बताइए, तो पहला अखबार अल हिलाल जो 1912 ईस्वी में छपी थी, वो कहाँ से, तो कलकत्ता से। फिर इसे बंद कर दिया गया 1914 ईस्वी में। फिर इसका नाम बदल के अल बलाग नाम से स्टार्ट किया गया 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में के कुछ सालों तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक चला, फिर उसके बाद इसे भी बंद कर दिया गया। तो फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वहां से, मतलब दिल्ली से निकाल दिया गया। फिर 1916 ईस्वी से अप्रॉक्स आपको 1920 ईस्वी तक लगभग 44 महीने तक इन्हें नजरबंद रख दिया गया। वो कहाँ, तो रांची में। ये हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने साल की उम्र से तदरीसी खिदमत देना शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिए, तो 15 साल की उम्र में वो पढ़ाना शुरू कर दिए। और दूसरा ये कि इनकी जो बुक है, इनकी किताब जो मशहूर किताब है, तो एक है गुबार खातिर है, तर्जमुल कुरान है जो 3 जिल्दों में शाये हुई। यहाँ आपको किताब का नाम दिए हुए देखिए, एक है इंडिया विज फ्रीडम है, एक है किताब का नाम तज़किरा खुद नविश है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खुद लिखे हुए हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो गुबार खातिर है उसमें कितने खुतूत हैं, 24 खुतूत है। ये हो गया आपका, इस चैप्टर से आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसका हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वाइफ, उनकी बीवी का नाम क्या था, तो जुलेखा बेगम था। ये कब शादी हुई थी, तो इनकी शादी हुई थी 1906 से 7 ईस्वी के बीच में हुई थी। इनके वालिद का इंतकाल कब हुआ था, इनके वालिद का मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के फादर का इंतकाल कब हो गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के फादर का इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ गए, तो वो तुर्की, इराक और मिस्र जैसे ममालिक का सफ़र किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के अखबार का नाम है अल हिलाल और एक अल बलाग नाम है। दूसरा ये कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ महज 15 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही एक ऐसे शख्स है जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर और वजीर तालीम, ये तीनों एक ही है जो इस पोस्ट पर तैनात हुए, कायम हुए। और जब तक ये जिंदा रहें वब तक ये इस पोस्ट पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब रहे। इनकी पैदाइश 1888 ईस्वी में हुई, इनकी वफात 1958 ईस्वी में, 1958 में 22 फरवरी को इनकी वफात हो गई थी। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो मक्का मुकर्रमा में हुई। इनकी वफात कहाँ हुई, तो इनकी वफात आपको हिंदुस्तान के दिल्ली में इनकी वफात हुई। ये चैप्टर का फुल एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर का जो गुबार खातिर है, इससे जो आपको VVI ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाइज या फिर आपको जो है आपको नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 2 नंबरी का रहता है उसका जो पूछा जाएगा, सबका हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।